गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू दीप क्लासेस। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती रहती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम। आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है गारसा दत्तासी का। इनके बारे में जानते हैं। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। जिन पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करी हूँ उस पर आप ध्यान देंगे। गारसा दत्तासी कौन थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सबसे पहला प्रयास किया था। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसका नाम था इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इसमें इन्होंने इंदोई शब्द का प्रयोग जो है वो हिंदवी के लिए किया और हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया उर्दू के लिए। इनकी जो पुस्तक थी ये कई भागों में प्रकाशित हुई। इनके बारे में जाने तो सबसे पहले इनकी जो पुस्तक है वो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसका पहला भाग आया 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग आया इनका 1847 ईस्वी में। इसके बाद 1871 में इनकी पुस्तक का द्वितीय संस्करण आया, जिसमें ये पुस्तक जो है 3 भागों में विभक्त हो गई। ठीक है, इन सब डेट्स को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। अब इस पुस्तक में जो कवियों का विवरण दिया गया था वो अंग्रेजी की वर्ण क्रमानुसार पद्धति द्वारा दिया गया था। इस पुस्तक में कुल कवियों की बात करें तो इसमें कुल 738 कवि थे, जिसमें 72 तो थे हमारे हिंदी के कवि और बाकी जो शेष थे वो उर्दू के कवि थे। अब आपने ये जाना कि जो गारसा दत्तासी थे वो फ्रेंच विद्वान थे, इसीलिए इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ की भाषा भी फ्रेंच थी। ठीक है, इनका ग्रंथ जो है वो फ्रेंच भाषा में था। अब क्योंकि इनका ग्रंथ फ्रेंच भाषा में था इसीलिए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या किया, 1952 में इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और ये हिंदी अनुवाद किया इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया। अब एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो अगर चारों ऑप्शन में तो आप ऐसे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे गारसा दत्तासी। ठीक है, ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, आप इससे रिलेट करना। इस ट्रिक के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों को गलत नहीं समझाना चाह रही हूँ, बस आपको याद हो जाए इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। ताशी से आप ताश समझ सकते हो, ताश खेलते हैं ना जो लोग वो, और ताश खेलते समय लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी यानी पैसे को लगा के फिर खेलते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं जहाँ ताशी आएगी वहाँ ताश और यहाँ लक्ष्मी, इसको आप रिलेट कर सकते हो। ये मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे, किसी को भी गलत सलाह पहुंचाना यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इनके ग्रंथ का क्या नाम था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो हिंदी अनुवाद किया उस अनुवाद ग्रंथ का क्या नाम था। तो इसको आप लक्ष्मी सागर से कैसे रिलेट कर सकते हो वो देखो। यहाँ पे है लक्ष्मी और यहाँ हिंदू। लक्ष्मी क्या है? हिंदुओं की देवी है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो ग्रंथ लिखा वो हिंदुई यानी उसमें हिंदू आपको देखने को मिल जाएगा। और ये याद रखना कि इनका जो प्रकाशित वर्ष है वो है 1952। आगे देखते हैं। गारसा दत्तासी के बाद आते हैं मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने जो अपने ग्रंथ का प्रकाशन किया वो 1848 में किया था, तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी से, और इसे जो है तबकातु शशुआरा भी कहते हैं। इनके ग्रंथ को याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए। इनका ग्रंथ
देखने से ही पता लग जाता है इनके नाम से कि वो इनका है, मौलवी करीमुद्दीन का। इनके ग्रंथ में कुल कवियों की बात करें तो 1004 कवि हैं। इसमें 62 कवि जो है वो हिंदी के हैं, बाकी सब उर्दू के। आपने देखा गासर तासी में भी 72 हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के थे। ऐसे ही इनके में भी जो है 62 हिंदी के हैं और बाकी सब उर्दू के। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कालक्रम का ध्यान रखने का प्रथम प्रयास इन्हीं के ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इन्होंने कालक्रम का ध्यान रखा था। वो एक अलग बात है कि इनका जो ये प्रयास था ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, आगे है महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था भाषा काव्य संग्रह। इसका समय है 1873। ठीक है, इसे हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। तो इसकी विशेषता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया सबसे प्रथम प्रयास था जो महेश दत्त शुक्ल ने किया था अपने ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह में। इस ग्रंथ में उन्होंने अनेक कवियों के जीवन वृत्त और उनकी कविताओं का संग्रह प्रस्तुत किया था, जो परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। ठीक है, यानी इनके बाद वाले इतिहासकारों के लिए आधार बना था। इसके बाद आते हैं इसमें शिव सिंह सेंगर। इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था शिव सिंह सरोवर, जो कि 1883 में आया था। इसमें भी देखो नाम में भी शिव सिंह आ रहा है और इनके ग्रंथ में भी शिव सिंह आ रहा है। यह ग्रंथ जो था ये भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। पहला हमने देखा महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, और इनका जो है शिव सिंह सरोज का ये जो प्रयास है ये दूसरा प्रयास है हिंदी भाषा में लिखने का। इसमें लगभग 1000 कवि, और अगर हम बिल्कुल सटीक देखें तो 1003 भाषा कवियों का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सेंगर ने जब अपना ग्रंथ लिखा तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत मानी वो पुष्य या इन्हें पुण्य भी कहा जाता है इन कवि को मानी, जिनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से प्रथम कवि स्वीकार किए हैं, ऐसे इन्होंने पुष्य या पुण्य से किया है। बाकी का हम आगे देखेंगे जब उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को इतिहास न मानकर वृत्त संग्रह माना है। ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानकर वृत्त संग्रह कहा, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इन्होंने शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। इसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने सच्चा इतिहास लेखन किया। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना 1888 ईस्वी। अब इससे आप रिलेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सन और यहाँ मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न क्या होता है, सन होता है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं सन यानी यहाँ पे बेटा, बच्चा या लड़का, उससे आप ले सकते हो कि वो लोग होते हैं मॉडर्न। फिर इसका जो प्रकाशन था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। ये भी पूछते हैं इसका प्रकाशन किसने कराया था। इसके बाद इनके ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान में 952 कवियों का विवरण दिया गया है। और इनके ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनमें जो 952 कवि हैं ये केवल हिंदी के कवि ही हैं। ठीक है, जैसे आपने गाजर तासी देखा, उन्होंने 72 ही हिंदी के रखे थे, बाकी सब रख दिए थे उर्दू के। फिर हमने मौलवी करीमुद्दीन का देखा था, उन्होंने भी ऐसा ही किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 952 कवि लिए, वो भी हिंदी के। इन्होंने अरबी और फारसी साथ ही साथ उर्दू के कवियों को इसमें शामिल नहीं किया। ये इनके ग्रंथ की विशेषता थी। आगे देखें, इन्होंने जो है सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांट दिया, और जिसमें से प्रत्येक अध्याय का काल विशेष का सूचक है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा,
तो इसका आंसर है ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने कहा था। इन्होंने अपने इतिहास में पहली बार संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से अलग कर केवल हिंदी भाषा काव्य यानी को ही शामिल किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को इतिहास नहीं माना, जैसे इन्होंने शिव सिंह सेना के ग्रंथ को नहीं मानता ऐसे इनके ग्रंथ को भी नहीं माना। इन्होंने कहा इसे बड़ा वृत्त संग्रह या फिर खास बड़ा वृत्त संग्रह, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ को सच्चा इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इसे ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया था और इन्होंने कितने 11 अध्यायों में इसका विभाजन किया था। जैसे आपने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद देखा था, ऐसे ही इनके भी ग्रंथ का अनुवाद हुआ। इनके ग्रंथ का अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष था 1957। कैसे याद रखेंगे? जैसे हमने यहाँ मॉडर्न था इनके नाम में और सन से रिलेट कर दिया था, ऐसे ही मॉडर्न और किशोरी, किशोरी भी जो है मॉडर्न होती है, तो इससे आप ध्यान रख लेंगे। फिर किशोरी लाल गुप्त के ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। इसको ऐसे याद रखेंगे, किशोरी जो होती है वो सब चीज़ों में प्रथम होती है। किशोरियाँ पढ़ाई लिखाई में भी प्रथम होती है, खाना बनाने में भी प्रथम होती है, सबका ध्यान रखने में भी प्रथम आती है। तो ऐसे आप किशोरी को प्रथम इतिहास से याद कर सकते हो। आगे देखते हैं। इनके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो थे वो 3 भाई थे, जिसमें आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि मिश्र बंधु में फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में से कौन शामिल नहीं है, तो आप ध्यान रख लें कौन कौन है, गणेश, श्याम और सुखदेव। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, गणेश जी और श्याम जी, ये दोनों क्या है, ये देव है, ठीक है। गणेश और श्याम ये दोनों क्या है, देव है। इससे आप इन्हें याद कर सकते हैं। इनके ग्रंथ की बात करें तो इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। ये जो ग्रंथ है ये 4 भागों में आया। इसके पहले 3 भाग आए 1913 में, उसके बाद चौथा भाग आया 1934 में। मिश्र बंधु के ग्रंथ के नाम में मिश्र बंधु आ रहा है, तो ये आप इससे रिलेट कर सकते हो। इसमें इन्होंने 4591 या आप कह सकते हो लगभग 5000, ठीक है, कवियों का विवरण दिया है। इसी कारण शुक्ल जी ने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। इनके काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने पूरे इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया है। ये कालखंड हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहीं पे देखें। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसकी रचना इन्होंने 1910 में की थी और हिंदी नवरत्न में इन्होंने हिंदी के 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों को स्थान दिया है। ये मिश्र बंधुओं के बारे में जाना हमने। आगे आते हैं रामचंद्र शुक्ल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, ठीक है। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे 1929 और इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह ग्रंथ पहले नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो आप याद रखना कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनके ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये आप याद रखेंगे 1929। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए जिस नाम से लिखा था वो बताओ। तो आप याद रखना, हिंदी साहित्य का विकास। एग्जाम में विकास हटा करके, मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक में तो ये पूरा नाम ही लिखा होगा हिंदी साहित्य का विकास, इसके अलावा भी विकास की जगह कुछ और लिख देते हैं, तो उसका आप ध्यान रखना कि जिसमें विकास आएगा वही है। फिर है, इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। इतिहास लेखन की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, जैसे गार्सा दत्तासी का हमने देखा, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था, ठीक है। ऐसे ही होती है समाजशास्त्रीय पद्धति। फिर आ जाती है कालक्रमानुसार पद्धति, ऐसे ही एक पद्धति है विधेयवादी पद्धति। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, जिसमें जाति, वातावरण और क्षण का विश्लेषण किया जाता है। और ये जो विधेयवादी पद्धति है, ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, ठीक है। इनके काल विभाजन की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरे इतिहास को 900 वर्षों के आधार पर 4 स्पष्ट कालखंडों में बांटा है। ये ध्यान रखना है, इन्होंने 900 वर्ष के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की विशेषता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ में जो है दोहरा नामकरण किया है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने भक्ति काल का वर्गीकरण भी किया है। इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, एक निर्गुण और एक सगुण। इसके बाद इन्होंने निर्गुण के भी 2 भेद कर दिए, पहला ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा इन्होंने क्या, प्रेमाश्रयी शाखा। एक सेकेंड, ठीक है। ऐसे इन्होंने सगुण के भी 2 भाग किए, एक है रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों को शामिल किया, ठीक है, लगभग 1000 कवि। इन्होंने कवियों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनके साहित्यिक महत्व पर ध्यान दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि कवियों की जो संख्या है उसे गिनना मेरा उद्देश्य नहीं है। साथ ही साथ शुक्ल जी ने कवियों के जीवन वृत्त के लिए मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया, लेकिन उनका मूल्यांकन स्वयं अपनी मौलिक दृष्टि से किया। ये ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का जीवन वृत्त किस ग्रंथ के आधार पर लिया है, तो ऑप्शन में होगा मिश्र बंधु, तो इसका आंसर मिश्र बंधु है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये था 1938 ईस्वी, ठीक है। ये ग्रंथ अधूरा था। अधूरा इसलिए था क्योंकि इसमें केवल संधि से लेकर भक्ति काल, जिसकी इन्होंने समय सीमा बताई 693 से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया। तो ये क्या था, ये अधूरा था। इसमें इन्होंने संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है। इन्होंने जो पहला कवि माना हिंदी का, वो माना स्वयंभू को। और स्वयंभू क्या है, ये मूलतः अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। आगे देखें, इन्होंने आदि काल को संधि काल और चारण काल 2 भागों में विभाजित कर दिया था। निर्गुण काव्य धारा को इन्होंने संत काव्य और सूफी काव्य नाम दिया। इनके ग्रंथ में कुल कवियों की बात करें तो इनके ग्रंथ में कुल 872 कवियों का विवरण हमें देखने को मिलता है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आरंभ किया वो 693 ईस्वी से किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, 693 ईस्वी से मानकर इतिहास को काफी पीछे खींच दिया था। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। अभी केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। इनके पहले ग्रंथ का तो नाम था हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन वर्ष भी देखना 1940, एग्जाम में पूछा गया था। इनके जो दूसरे ग्रंथ का नाम था वो था हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। तीसरा इन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास,
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। ये इन्होंने 3 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। फिर द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम का खंडन किया और उसे आदिकाल नाम दिया, जो आज सर्वमान्य है। ठीक है, तो आदिकाल नाम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। आगे देखें, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है और इनकी इतिहास दृष्टि जो है वो परंपरा पर आधारित थी। लेकिन अगर हम शुक्ल जी की बात करें तो उनकी जो इतिहास दृष्टि थी वो युगीन परिस्थितियों पर आधारित थी। आगे देखते हैं, डिटेल में हमने पढ़ लिया, हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है गारसा दत्तासी। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार दला लिटरेचर एंड दो हिंदुस्तानी। इसको कैसे रिलेट करेंगे? द यहाँ पे है और द यहाँ पे। इनका प्रकाशन वर्ष देख लें 1839 और 1847, 2 भाग आए थे। फिर इसका द्वितीय संस्करण हुआ 1871 में, जिसमें ये 3 भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद है महेश दत्त शुक्ल। इनका आया भाषा काव्य संग्रह 1873 में। फिर है शिव सिंह सेंगर। इनका है शिव सिंह सरोज। इनके नाम में ही शिव सिंह और शिव सिंह आ रहा है। इनका प्रकाशन वर्ष है 1883। फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन, यहाँ से सन ले ले, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ से ले मॉडर्न, सन जो है वो मॉडर्न होता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1888। फिर है मिश्र बंधु। इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। यहाँ पे भी मिश्र बंधु आ रहा है, यहाँ भी मिश्र बंधु आ रहा है। इसका प्रकाशन वर्ष, इसके 4 भाग थे। पहले 3 भाग आए 1913 में और फिर चौथा भाग आया 1934 में। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? पहले है गणेश, भगवान का नाम है। फिर है श्याम, भगवान को कहते हैं, कृष्ण भगवान को। तीसरा आप याद कर लेंगे देव। गणेश और श्याम ये दोनों देव हैं, तो ये तीनों आ गए मिश्र बंधु विनोद में। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। इसके बाद आए एडविन ग्रिप्स। इन्होंने 1917 में लिखा अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये आप कैसे याद करेंगे? देखो, ग्रिप्स, ये ग्रिप्स है, ग्रिप्स से आप याद कर लो गिफ्ट। गिफ्ट दे दो क्या? ए स्केच, एक स्केच, ऐसे आ सकते हो। एक स्केच, ग्रिप्स यानी गिफ्ट दे दो। इससे आप इसको रिलेट कर लेंगे। फिर है FEK। इनके ग्रंथ का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो आया 1920 में। मौलवी करीमुद्दीन का हमने देखा 1848 में आया तज़किरा ए शुराई हिंदी। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1940 में लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका। 3 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। बाकी जो इनका दूसरा और तीसरा ग्रंथ है वो आया 1952 में। ठीक है, तो ये हमने आज की रिवीजन कर ली। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसमें हम जानेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। यानी इनके अलावा भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अन्य ग्रंथों के बारे में जानेंगे जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।